Alright guys, what is the journal entry to write off? किसी ने डाउट पूछा जो मैंने कल असाइनमेंट शेयर की थी उससे रिलेटेड. To write off discount oblique loss on issue. I repeat, what is the journal entry to write off discount oblique loss on issue? Sir, discount या loss debit होता है तो write off करते वक्त सर आप कहते थे सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सर आप कहते थे उसके बाद क्या यूज करेंगे? एंड आप कहते थे ब्रो आफ्टर दैट विल यूज स्टेटमेंट ऑफ P&L और मे बी जर्नल रिजर्व. दिस इज द एंट्री. इस एंट्री में डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है? हाउ दे आर गेटिंग रिडीम्ड उससे कुछ फर्क पड़ता है? मुझे तो बस इतना पता है जिस ईयर में मैंने डिबेंचर इश्यू किए, मे बी एट ए डिस्काउंट और मे बी एट ए प्रीमियम. सो जब प्रीमियम पे होता है तो डिस्काउंट का नाम लॉस ऑन इश्यू हो जाता है, तो मुझे उसको राइट ऑफ करना है. वो डिबेंचर इनिशियली या बाद में कैसे रिडीम होंगे हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. नाउ दिस क्वेश्चन वाज जस्ट टू ब्रिंग दैट ट्रिगर इन योर माइंड. अरे क्या करें क्या करें. क्वेश्चन कहता है कंपनी लिमिटेड इश्यूड 8% डिबेंचर ऑफ 200 each at a discount of 5%. What is the face value of debenture? So 5,000 debentures of 200 each. 5,000, 50,000, 5 lakh and 10 lakh. How much is the discount on issue? So it's 5%. 5% of 10 lakh, which is 50,000. How they are redeemable? They are redeemable at a premium of 5%. So premium on redemption 5%. That's also on the face value. Okay. So discount plus POR together becomes loss on issue. So far so good. अगर एंट्री वाइज भूल जाओ मैंने लेजर मांगा है तो मैं यहाँ कितना क्रेडिट कर दूं? मैं यहाँ कितना क्रेडिट कर दूं क्योंकि टोटल मेरा लॉस ऑन इश्यू कितना बन गया 1 लाख. अब क्वेश्चन कहता है वी हैव अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. So we'll use the balance from statement of P&L and I have asked you to prepare loss on issue account. I have asked you to prepare loss on issue account. Loss on issue POR की वजह से कितना आया? 50,000. किसकी वजह से आया? डिस्काउंट. और डिस्काउंट किस में से दिया जाता है? डिबेंचर में से. इसीलिए जो भी उस डिबेंचर का नाम है कॉल्ड 8% डिबेंचर 50,000. सो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस को बुक करना है जो आप एंट्री नंबर 2 में लिखते हो जो मैंने इस बार नहीं मांगी. ओके देन ये एंट्री मैंने आपको लिख के बता दी बट पेपर में तो नहीं मांगी, मन में सोच लूंगा. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, तो लॉस ऑन इश्यू तो SPR की वजह से कितना, स्टेटमेंट ऑफ P&L की वजह से कितना, खेल खत्म, पैसा आ जाए. ये मैंने एक और क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, बस ऑब्जेक्टिव था बाय पुटिंग दीज लैंग्वेजेस 10 लाख के डिबेंचर में से 3 लाख रिडीम होंगे 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, 23 में. अरे मेरे को क्या लेना देना कब रिडीम हो रहे हैं? क्या वो मुझसे रिडेम्पशन की एंट्री मांग रहे हैं? सिलेबस भी नहीं है. वो तो मुझसे लॉस ऑन इश्यू राइट ऑफ करने को कह रहे हैं. आप करो ना अपना नॉर्मल वर्क. हाउ यू आर पेइंग देम बैक, वेदर 10 लाख इन वन गो और 10 लाख इन इंस्टॉलमेंट, that does not matter to me. This was the question. Okay. किसी और का कोई डाउट? नो डाउट. चलते हैं आज आगे, मेरी बारी. I try to revise retirement and death. And कल के लिए हम टारगेट ले लेंगे NPO. अभी तो कराया था यार. अच्छा कल NPO ले लो. Tomorrow we'll take for a revision NPO. Okay. रिटायरमेंट. मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा और मेथड याद दिलाता जाऊंगा. कॉल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. एक एक क्वेश्चन हर एक मेथड का आई ट्राई टू टेक.
जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। और मुझे याद दिला देना एंड में अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये पॉइंट है जो मुझे लगता है आपको शायद थोड़ा सा तंग कर सकता है, जो हमेशा रिवाइज करता हूँ, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैंने उठाया। मैं बस क्वेश्चन नंबर आप अपने पास लिखते रहना, यानी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, सारे तो नहीं कर सकता। ए बी सी डी। फाइव थ्री वन टू। Yes, please. Thank you. God bless you. क्वेश्चन कहता है बी एंड सी रिटायर्स। जो लोग कल एब्सेंट थे और जिनको लगता है रिटायरमेंट का बेसिक्स उन्हें आता है, दे कैन सॉल्व दैट असाइनमेंट अगर घर पे नहीं किया हिमांशी तो, सो दैट आई कैन चेक एट द एंड। बाकी आपकी चॉइस है, मैं बस फटाफट से रिटायरमेंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, बी एंड सी रिटायर्स, so 5:2 becomes new ratio as well as gaining ratio। क्यों? क्योंकि हाइड एंड सीक लग गया। जब क्वेश्चन ज्यादा बक बक चिक चिक पक पक नहीं करता, जब क्वेश्चन ज्यादा बक बक चिक चिक पक पक नहीं करता, तो बी एंड सी इज गॉन। सो हाउ मच इज लेफ्ट? 5:2। सॉरी, हाउ मच इज लेफ्ट? 5:2। सो 5:2 becomes my new ratio as well as, क्योंकि हाइड एंड सीक में ही होता था। उसके बाद हम एक लाइन लिखा करते थे, जैसे एडमिशन में बोलते थे वैसे रिटायरमेंट में बोलते थे, द गेन मेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनरशिप। फॉर रिमेनिंग पार्टनर का गेन इज द सैक्रिफाइस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, दैट कैन बी रिटायरिंग पार्टनर, दैट कैन बी डिसीज पार्टनर। न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट और डेथ का सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट और डेथ का, बस नाम रिटायर या डेथ लिखना है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है LMO 322। M रिटायर्स, जो रिटायर होता है मैं सबसे पहले उसका शेयर लिख देता हूं। M retires and his share was divided equally between L and O. Now this 1:1 called 1/2 plus 1/2 is equal to, which is not equal to, इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो है, ये गेनिंग शेयर, क्योंकि इसका सम टोटल 1 बन गया है। तो जब भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स ने गेन किया है, अगर उसका सम टोटल 1 बनता है तो वो गेनिंग शेयर है, और उसका सम टोटल रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के इक्वल बन जाता है तो वो गेनिंग शेयर है। और हम इस समय क्या निकाल रहे हैं? न्यू PSR, और न्यू PSR के लिए तो मुझे क्या चाहिए? गेनिंग शेयर। तो ठीक है, और मैंने एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर में ही बोला था, जब भी गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? सुल्तान की तरह लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप लोग क्या गलती करते हो? मैं पूछता हूँ एल्स गेन, बच्चे बोलते हैं 1/2 × 3/7। मगर तू गधा था, गधा है और गधी रहेगी, मतलब लड़की है तो। क्योंकि ड्राइंग किसके साथ बनाई? M के साथ, तो मल्टीप्लाई भी किसके साथ करोगे? M के साथ। ये सिंपल सा रीजन फंडा ध्यान में रख। ओज गेन अगेन 2/7, जिसके साथ ड्राइंग है, इनटू ये L का था, ये O का 1/2 विच इज 2/40। और अब न्यू रेशियो आप निकाल दोगे कैसे? गेन प्लस ओल्ड करके। एक क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, बाकी सब में हम घास काट देंगे। सो 2/14 इज द गेन, प्लस इसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/7, 6 to the 14, 8/14। ऐसी O का सॉल्व किया, 2/14 प्लस 2/7, तो 4 + 2 6/14। so 8:6 called 4:3। सेवेंथ क्वेश्चन घर पे मत करना बच्चों, साइमल्टेनियस एडमिशन कम रिटायरमेंट का है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं आ सकता।
फिफ्थ का बी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग एल्स। फिफ्थ का बी कहता है ए बी सी 1/2 1/3 1/6, ए बी सी 1/2 1/3 1/6। सो एलसीएम लेके ये कितना बन गया 3:2:1। देन इट सेज बी रिटायर्ड और उसका शेयर कितना है 2/6। बी रिटायर्ड and his share is taken up by A and C in the ratio of 5:3. Again 5 by plus 3 by which is equal to and which is not equal to, यानी अगेन क्या दिया हुआ है गेनिंग, और जबकि हमें क्या चाहिए गेनिंग रेशियो, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में यूज करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो ठीक है, अब बताओ एज गेन कितना 2 बाय, जिसका नीचे ड्राइंग है, ए को मत देखना, गेन ए का बट विद द ड्राइंग 2/6 इंटू विच इज 10/48। सीज गेन ड्राइंग जिसके नीचे है 2/6 इंटू विच इज 6/48। सो न्यू रेशियो अब आप क्या कर दोगे गेन प्लस ओल्ड, और ये देखो क्रॉस चेक भी हो गया रिया। न्यूमरेटर ऑफ गेनिंग शेयर becomes gaining, the numerator of gaining share becomes gaining, यानी मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, और जो मैंने पहले ही जज कर लिया था, क्योंकि इसका सम टोटल 1 का मतलब ही क्या होता है गेनिंग रेशियो, और मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, इस बहाने मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी चेक हो गई। क्वेश्चन इसके बाद हम आपके साथ करेंगे एक 10th का, एक करेंगे नहीं बस बताएंगे, दिस इज माय ओल्ड रेशियो। अब वो देखो क्या कहता है, सी रिटायर्स एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, अब आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट गेनिंग रेशियो, वो निकालना पड़ेगा। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया होता है तब हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन 11, रेखा रुचि एंड सुरुचि, रेखा रुचि सुरुचि, they are sharing profits in the ratio of 1/9 1/3 and 5/9. So this is basically 1:3:5 LCM लेके। रुचि रिटायर्स, क्योंकि रुचि में सबकी सुरुचि खत्म हो गई 3/9। अब रुचि का शेयर किसने दिया, कहते हैं रुचि रिटायर्स, कहां मर गया, if continuing partner acquired her share, अब continuing partner आ जाता है तो हम इसके नीचे ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं, नो, acquired her share means 3/9 in the ratio of, again this 2:3 is what, तो फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, और वो अब आपको पता है कैसे निकालते हो, 3/9 इंटू 2/5, 3/9 इंटू, तो मैं दोबारा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं यही बताना चाह रहा था, कंटिन्यूइंग पार्टनर, ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग पार्टनर ही गेन करेंगे, बट दे आर एक्वायरिंग, इसीलिए उसके नीचे ड्राइंग बना, रिमेनिंग पार्टनर्स के नीचे ड्राइंग नहीं बना, मतलब दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट। क्वेश्चन 12, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गलती से 2 नंबर में आ जाए तो, XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, अच्छा मैं गलत कर गया, पिछले वाला है ना, पिछले वाला क्वेश्चन साइलेंट था बच्चों, तो वहां पे रेशियो क्या थी, माय बैड बच्चों, मैं उल्टा ऊपर नीचे पड़ गया, आप लोगों ने रोका भी नहीं। रेखा रुचि एंड सुरुचि वर पार्टनर्स, so in the absence of partnership deed they share profits in the ratio of 1:1:1। वो फंडामेंटल का रूल लगाना था, इसीलिए मेरे को वो क्वेश्चन डिस्कस करके बताना था, बट मैं गलत लिख गया। इसमें हमारी रेशियो है 1:3:5, XYZ 1/9 1/3 5/9, यानी 1:3:5। Z retires which is 5/9, surrender 3/4 of his share in favor of X। 3/4 is सिंपल मैथ सिखा रहा हूं, 3/4 is, तो उसके शेयर का बाकी कितना बचा 25%, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और ये 1/4 किसको मिला Y को, क्योंकि अगर उसने अपना शेयर 3/4 कॉल 75% X को दिया तो बैलेंस कौन दे गया Y।
which is y. Up 3/4 plus 1/4 is, which is not equal to, अगेन गेन शेयर कैसे निकालोगे, बस एक निकाल के बता दो आप लोग. x का गेन कितना, 5/9 इंटू, आई थिंक अब तो कर सकते हैं. सो दिस इज द ओनली थिंग जो आपका 90% ऑफ द केसेस में न्यू रेशियो से रिलेटेड आ सकता है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अभी शेयर कर देता हूं. न्यू रेशियो में मेरे पास इससे ज्यादा बताने को कुछ है नहीं. जब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, एक क्वेश्चन बचा है वो कर लेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो कहना है से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज गेन टू, गेन मतलब रिमेनिंग पार्टनर, और रिटायरिंग मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सो रिमेनिंग टू किस रेशियो में, किसके शेयर ऑफ गुडविल से, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. अगर मैं कॉन्सेप्ट फटाफट से बात करूं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल. जैसे एडमिशन में करते थे, जैसे चेंज इन पीएसआर में करते थे, वैसे यहाँ पे भी ओल्ड बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉसेस और गुडविल टाटा बाय बाय अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. और यहाँ ओल्ड का मतलब सारे पुराने पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग वन. अब ओके, अगर गलती से गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, देन पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और कंप्यूटेशन किस पे होगा, फर्म की गुडविल पे, और डिनोमिनेटर इग्नोर, ये जो मैं नोट लिखवाया करता था, डिनोमिनेटर नॉट टू बी इग्नोर्ड. I repeat, while calculating the gaining ratio, if any of the partner share comes negative, it means he is not gaining, he is, तो उसको भी डेबिट की जगह, तो मैंने यहाँ गलत लिखा ना, आप लोग सब रो रहे हो, यहाँ डेबिट की जगह क्या लिखना चाहिए, सो रहे हैं सब, गुड मॉर्निंग बेटा. रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि गेन कर रहे हैं. तो अगर वो गेन की जगह नेगेटिव आ गया डेबिट, तो इसका मतलब वो गेन थोड़ी कर रहा है वो, तो उसे अब डेबिट की जगह, और डेबिट की जगह क्रेडिट, ये मैंने गलत लिखा था. एंड कंप्यूटेशन फर्म की गुडविल पे, और डिनोमिनेटर इग्नोर, लाइक 11/36 माइनस 3/36. तो आई विल सॉल्व द एंटायर फ्रैक्शन, मैं डिनोमिनेटर को इग्नोर नहीं करूंगा. दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट रिलेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आई रिपीट, बस यहाँ रिमेनिंग टू रिटायरिंग लिखा है, डेथ में रिमेनिंग टू, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर. क्वेश्चन 16 का ए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू एक्सप्लेन साथ साथ कॉन्सेप्ट को. LMN 432, M रिटायर्स, और मुझे पता है जो रिटायर होता है मैं उसका तो लिख ही देता हूं. उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, तो जिसको रिटायर किया है और बिना मैं पूरा क्वेश्चन पढ़े उसका शेयर ऑफ गुडविल तो निकालूंगा ही निकालूंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में होता है, किसके शेयर ऑफ गुडविल से होता है, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर. तो ये मेरा सबसे पहला टारगेट. सो फार सो गुड. सो रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो इसलिए हमने उसका शेयर ऑफ गुडविल पहले ही निकाल दिया. अब आगे क्वेश्चन पढ़ा, नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट, अगर होती भी तो उसे क्या कर देता, करूंगा एक क्वेश्चन में अभी, टाटा बाय बाय अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन, और ओल्ड का मतलब यहाँ पे क्या, L, M and N. ओल्ड का मतलब यहाँ पे क्या, L, M and N. ओके, L and N will share future profits in the ratio of 5:3. अरे बाप रे, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, और अब आपको घर पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकालना पड़ेगा, सॉम उल्टा चलता है, न्यू माइनस, सो मैं न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा. लेट से मेरा आंसर आ रहा है 13/72 एंड पॉजिटिव का आ रहा है ना, यानी ये गेनिंग रेशियो है. नहीं, टेक्निकली तो ये गेनिंग शेयर है. इसका न्यूमरेटर क्या बनता है, सो मेरी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 13:2. तो जब दोनों पॉजिटिव है हर्षवर्धन, मैंने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया और उसका न्यूमरेटर आर्यन मलिक उठा लिया, विच बिकम्स माय गेनिंग
मीनिंग देयर बाय जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा 13/72 नहीं, 13/24 एंड 11/24। 72 के साथ कब करोगे? जब एक पॉजिटिव और एक, क्योंकि तब मुझे डिनोमिनेटर इग्नोर नहीं करना। सो फार सो गुड, बट अभी तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई माय गेनिंग रेशियो बिकम्स 13:11। 13:11 एंट्री LN2 कॉल्ड रिमेनिंग टू रिटायरिंग। किसके शेयर ऑफ गुडविल से? रिटायरिंग पार्टनर के। किस रेशियो में? 13:, जस्ट टू रिकॉल कि अगर उसका डायरेक्ट शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया तो सबसे पहले क्या निकालो? उसका शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि उसके बगैर तो मैं ये एंट्री नहीं कर सकता। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 का 19A कहता है फाइंड आउट द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी वो मुझे क्या निकालने को बोल रहा है? आर शेयर ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट है तो आर विल बी अ रिटायरिंग पार्टनर, डेथ है तो आर विल बी अ डिसीज पार्टनर। PRS 431। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, इसका मतलब आर की डेथ हो रही है, his share of goodwill यानी our share of goodwill is valued at is equal to 1/2 1/2 इंग्लिश का मैथ्स कर रहा हूं of मतलब मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, क्या नेट प्रॉफिट पूरा उसको मिल जाएगा? नहीं, उसको कितना मिलेगा? क्योंकि उसका शेयर कितना है? 3/8, यानी नेट प्रॉफिट जितना भी है इनटू दिस इज द इंग्लिश का मैथ्स इंटरप्रिटेशन। आई रिपीट, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर कॉल्ड आर, his share of goodwill called our share of goodwill is valued at 1/2 1/2 of multiply net profit credited to his account, यानी net profit into his share, और प्रॉफिट वो कितने साल का चाहिए? 4 years का क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज ही तो डालनी है। अब प्रॉफिट, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे अंशिता, जल्दी जल्दी में बहुत दिमाग लगाते हैं जो लोग, सर इस केस में तो 3rd ईयर में लॉस है तो वो थोड़ी लेंगे। बचपन से पढ़ा था 11th में, इनकम कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, इनकम कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। एक बार एक वर्ड लिख लेना, ग्रॉस लॉस रेशियो। ओके, नाउ अब हमारे इस क्वेश्चन में 1/2 नेट प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स का ऐड कर देता हूं फटाफट। 120 180 -20 160 + 80 240 इंटू 3/8। इस क्वेश्चन का मेजर कैच फिनिश, यही मेन कैच था कि उसका शेयर ऑफ गुडविल किसी मेथड से नहीं निकल रहा, डायरेक्टली निकल रहा है। बच्चों में चेंज इन PSR अपने इस करिकुलम में नहीं डाल पा रहा हूँ जो संडे तक मुझे रिवाइज करना है, तो उसके बेसिक फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन का एक एक क्वेश्चन कर लेना ऑन द सेफर साइड, ताकि फॉर्मूला आना चाहिए। कुछ स्कूल्स ने कराया है। नाउ सेकंड कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल अज्यूमिंग न्यू रेशियो इज 3:2। क्वेश्चन आसान, PS to R कितने से, और इस क्वेश्चन में मुझे अब क्या निकालनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको न्यू रेशियो भी दे रखी है और ओल्ड रेशियो भी दे रखी है। अगर ये रेशियो नहीं दी होती तो कहना है से 4:1 एज पर हाइड एंड सीक बिकम्स न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो मेरा ये क्वेश्चन तो खत्म। मेरे जैसा टीचर इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देगा और उसका जवाब मुझे हिमाक्षी देगी। The profit of the newly constituted firm, the profit of the newly constituted firm amounted to ₹10,000। बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट, ये क्योंकि क्वेश्चन एक और भी है बुक में तो मुझे 2 बार याद करना है ताकि याद रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। द प्रॉफिट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म
अमाउंटेड टू ₹10,000, इसका क्या करोगे? यस क्रिश, सॉरी, वो तो नेट प्रॉफिट 4 सालों का था। मैंने उसके अलावा ये अंग्रेजी बीट से लाइन लिखी है। अच्छा, क्या एंट्री करेंगे? मेरी एंट्रेंस आंटी क्रिश, हाँ? कुछ नहीं करेंगे। वो कहता है कुछ ना कहो। यस, अच्छा एक बार इधर आ, तो सबसे पास बैठी है, फटाफट इधर थोड़ा सा थोड़ा आ जाए। अगर हम बात, यस सोनाक्षी, थैंक यू। एक चॉकलेट लेना जाते हुए फ्रिज में से है, फ्रिज छोटा सा, सिंपल सा था बच्चों। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब क्या है? उसके रिटायर होने के, तो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओल्ड है तो ऑल पार्टनर्स में, न्यू है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में। ओल्ड है तो ऑल पार्टनर्स में, और रिमेनिंग है तो न्यू पार्टनर्स में। प्रॉफिट तो हुआ है यार, बस यहाँ पे एक गलती है, तो आधी चॉकलेट मुझे खिला देना। P&L मन्नत से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसको चॉकलेट देने का मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं है, 1%। तो इस 10,000 को मैं न्यू रेशियो में डिवाइड कर दूंगा, जो हमें कितनी दे रखी है गाइस? 3:2। फिनिश। अब मतलब अगर मैं वर्स्ट गंदा सोचूं इसको, अब मैं लिख रहा था ना, जब आप लोग शांति बनाते हो तो कई बार दिमाग अच्छा काम करता है। टीचर आप ये एंट्री दे देगा पेपर में, नीचे लिख देगा नरेशन, सुनते जाना, जल्दी मत करना। टीचर आपको ये एंट्री दे देगा और नीचे दे देगा नरेशन, ठीक है? और उसके बाद आपको ये भी बता देगा किसने कितना गेन किया। कहेगा ओल्ड रेशियो निकालो। न्यू रेशियो आपको पता है, गेन आपको पता है, आपका न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? गेन प्लस न्यू रेशियो आपको पता है, गेन आपको पता है, निकाल लो। तो कुछ भी हो सकता है ये पॉइंट। अब मैं खाली 12th के लिए नहीं पढ़ा रहा, CUET पॉइंट से भी बीच में बता, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस। I have distributed ma'am in the new ratio. मैंने कहा गेन शेयर क्वेश्चन में दिया होगा, ये एंट्री दी होगी, इनडायरेक्टली गेन शेयर दिया होगा और कहेगा निकालो ओल्ड रेशियो। निकाल दो, आपको बस अपना फॉर्मूला याद रखना है। यू जस्ट हैव टू कीप योर कॉन्सेप्ट राइट कि यार गेन शेयर कैसे निकाल, गेन मतलब ओल्ड शेयर कैसे निकालो। मैंने कहा मेरे पास न्यू रेशियो है, क्योंकि अगर ये एंट्री आप समझ लोगे, दिस एंट्री इज डन इन न्यू रेशियो, तो 6,000 4,000 मीन 6:4 कॉल्ड, तो मेरे पास न्यू रेशियो आ गई। न्यू रेशियो आ गई, गेन शेयर है, फॉर्मूला में लगाओ, ओल्ड शेयर निकाल लो, विच इज न्यू माइनस गेन। सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड बी काम व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अपने कॉन्सेप्ट को मत छोड़ो। आपके लेवल पे जिस हिसाब से 2 पेपर आए, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ऐसे ही दिमाग में आया तो आई जस्ट शेयर्ड इट फ्रॉम CUET पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो फार सो गुड। चलते हैं बच्चों आगे। भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? अर्जुन, भीम, नकुल sharing profits in the ratio of 14:5:6. Who retires? Bhim retires. Bhim retires 5/25 and surrender 5/25 of his share। नहीं कह रहा वो, क्या कह रहा है? 5/25 शेयर, यानी पूरे का उसने किसको दे दिया? इन फेवर ऑफ, तो नकुल नल्ला बोले तो उसको कुछ भी नहीं मिला, 0। तो गेन कौन कर रहा है? तो जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखूंगा तो वो क्या होगा? नकुल टू बी, सॉरी अर्जुन टू बी। So far so good. Now goodwill of the firm is valued at 2 years purchase। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने कर लिया ताकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। 2 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? गुडविल ऑफ द फर्म, which is
2 years परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जगह मैं याद कर सकता होता ना और पेपर दे सकता होता, सबकी जगह बैठ के दे आता। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में हमारी किस्मत अच्छी है, शायद नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, कहाँ मर गया, अदरवाइज फॉर द टाइमिंग हमने उसको भी याद करने की कोशिश की। नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का वो भी दे रखा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट, ये तो नहीं चाहिए, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स इज 50, 60 एंड 55, 5 6 11 5 16, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 25,000। सो 2 इंटू 25,000 50,000। फॉर्मूला में वैल्यूज आ गई और कुछ नहीं किया। देन अब मुझे सबसे पहले किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर, विच इज 5 बाय, खत्म। नाउ वो क्या कहता है, देखो यही पॉइंट जो मैं आपके साथ कवर कर रहा था हिमांशी, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर, यहां उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया, वहां मैंने बस वर्ड चेंज कर दिए थे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। बट रिकॉन्स्टिट्यूटेड मींस आफ्टर रिटायरमेंट। इस प्रॉफिट पे किसका, सिर्फ अर्जुन और नकुल का। और किस रेशियो में, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप इसको डिवाइड कर देना अमंग अर्जुन एंड नकुल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने अभी चीटिंग मार ली, 19:6। तो इन 25 25 4 4 19 चौक 76 6 चौक 24। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बस एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करना चाहूंगा। क्वेश्चन 17, क्योंकि ये ना ज्यादातर क्वेश्चन में कवर नहीं हो रहा और हम पेपर में गड़बड़ कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ABC 432, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। ओहो, ये तो ओल्ड गुडविल है, तो इसको क्या कर दो, अमंग नहीं, नरेशन लिखते वक्त प्रॉफिट्स के लिए वर्ड डिस्ट्रीब्यूट आता है और एसेट साइड के आइटम लाइक गुडविल फिक्टिशियस एसेट के लिए वर्ड राइट ऑफ होता है, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। सो गुडविल डेबिट होता है तो राइट ऑफ करते वक्त, वापस कृषि एक बार मैंने रिवाइज कर दिया कि इसको 4:3:2 में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है मतलब, तो आप क्या करना, 4:3:2 में से पहले क्या निकालो, 3/9, विच इज वेरी इजी, 1/3 विच इज 14। तो बताओ अब डिफरेंस कितना बच गया आपके पास, 28, और इस मतलब अमाउंट का 28 और रेशियो का 4:2 कॉल 2:2, तो 28 को 1/3 करोगे, कितना इजीली हो गया। So far so good. So this is what I wanted to discuss. इसके बाद जो next goodwill लिखी है, on the date of C's retirement goodwill is valued at 63, ये है हमारी फर्म की वैल्यूड गुडविल, जिसमें से हमें किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर, नहीं सॉरी सी का शेयर, सी रिटायर हुआ ना इसमें, सी का शेयर, सी का शेयर कितना 2/9, और इस अमाउंट को अब आप कर दोगे ए बी टू सी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और क्वेश्चन साइलेंट है, तो 4:3 हाइड एंड सीक लग गया बड़े टाइम के बाद, 4:3 becomes your new ratio as well as gaining ratio. 4:3 becomes your new ratio as well as gaining ratio. From my side, last question to go on treatment of goodwill. $24 कर जरूर लेना बच्चों घर पे, 25, मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टच द इंपॉर्टेंट वंस, पूरा तो नहीं बट 90% आई कैन से फॉर छोटे क्वेश्चंस में, बड़े में तो प्रैक्टिस है। ओके, क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड। जो वाई रिटायर होता है वो अपना शेयर बेच के ही तो जा रहा है, किसको, एक्स और जेड को, जो गेन कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्स जेड टू वाई, जो मन्नत ने एक पेपर में गलत किया था, याद है ना मन्नत? Yes.
ओके, दोबारा गलती मत करना। ओके, XYZ 321 Y रिटायर्स, यानी Y का शेयर 2/6। क्या कहता है? सेलिंग हिज शेयर 2/6 टू X एंड Z फॉर 1,60,000, यानी ये 160 तो टोटल है, उस पेपर में मैंने ये नहीं दिया था। 1 लाख बीइंग पेड बाय X, तो अपना शेयर उसने X को बेचा, X ने उसको कितना दिया? 1 लाख। एंड 60,000 बीइंग पेड बाय, तभी तो उसने अपना शेयर कितने का बेचा? सॉरी, वाई सेलिंग हिज शेयर टू X एंड Z, X को 1 लाख का, Z को 60 का, तभी तो वो कह रहा है मैंने अपना शेयर कितने का बेचा? 1,60,000 का, यानी Y का शेयर, उसमें से X के पास कितना गया और Z के पास, बन गई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं। बट अब जब ये एंट्री में लिख रहा था, कुछ कुछ होता है, ये 5:3 क्या है? थैंक यू, ये 5:3 है मेरी गेनिंग रेशियो, सो नॉट गेनिंग शेयर, क्योंकि इसका सम टोटल 1 बन रहा है। अब क्वेश्चन ने फिर से बोला डिस्ट्रीब्यूट द, तीसरा क्वेश्चन कर लिया बेचा उसी क्वेश्चन पे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन X एंड, और ये प्रॉफिट कब है? आफ्टर, ये प्रॉफिट कब है? आफ्टर Y इज रिटायर। सो एंट्री बनेगी, एंट्री तो सबको आती है, P&L एप्रोप्रिएशन टू। अब इस क्वेश्चन में त्रिशा फटाफट से मुझे बताओ, सिंस ये गेनिंग रेशियो दी है और मुझे इस समय क्या चाहिए? न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? गेनिंग शेयर। तो बताओ X का गेन कितना और C का गेन कितना? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई करके निकालना, 100 यानी 10 यानी 5 वो तो गेनिंग रेशियो था, बट 10:6 गेनिंग रेशियो आया। जब आप न्यू रेशियो सॉल्व करोगे त्रिशा, एक बार फिर मैंने आपके लिए लिख दिया कि जब आप X का सॉल्व करोगे तो आप बोलोगी 3/6 उसका ओल्ड, और गेन कितना? ना कि 5/8, वो गेनिंग रेशियो था। अब आप सॉल्व करोगे तो लेट से आपका आंसर आ जाएगा 17:7। मैंने चीटिंग मार दिया बुक से, 17:7, तो इस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे इन द रेशियो ऑफ 17:7। दैट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मोर और लेस ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, सॉरी, आपको जो मन करे, जिसको काटना है, जिसको पीटना है काट लो, चिकन मटन जो काटना पीटना है काट लो, आपकी मर्जी। मैं तो सबसे लास्ट में इसलिए काटता हूँ ताकि सबसे लास्ट में जाके सिंपलीफाई करो। आपको जहां पे कट करके उसको मिनिमाइज करना है वो आप कर सकते। ना, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल कैसे होता है? रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल कैसे होता है? हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, तो ट्रांसफर करते वक्त एक बार कॉपी पे लिख ले, वो आज नहीं, देखता हूँ बाद में। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फिक्स कैपिटल, बस इतना लिख के छोड़ दो, ताकि ये क्वेश्चन अगर बुक में मुझे दिखेगा मैं ढूंढ लूंगा, वो प्रैक्टिस करने के लिए बोल दूंगा, चांसेस कम है जिस तरह से पेपर आ गए। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब आप उसको सेटल कर रहे हो तो ही इज द रिसीवर, या तो आप उसके मुंह पे क्या मार रहे हो? गांधी जी, या क्या दे रहे हो? HDFC, या फिर आप कह रहे हो यार विल पे यू लेटर, विल एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, विल एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हो दैट क्रिएट्स बिल, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आप उसके पैसे को किसमें ट्रांसफर कर देते हो? रिटायरिंग पार्टनर, सोफर सोफर। और ये नाम कब आता है? या तो जब क्वेश्चन बोलता है, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो मैं ये नाम यूज नहीं कर सकता। आई एम सपोज टू ट्रांसफर द मनी ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टू इट्स लोन अकाउंट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। Transfer it to retiring partner loan account if question is silent.
सो फार सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया। क्वेश्चन 33, बैलेंस शीट तो आनी नहीं है, बट घर पे फिर भी एक क्वेश्चन फुल फ्लेज खुद से साथ साथ बैलेंस शीट बना के प्रैक्टिस कर लेना। तो आज मैं सिर्फ एग्जाम फोकस कर रहा हूँ, फिर आई विल मेक रिटायरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज आपको पता है मैं वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट भी बनाता हूँ एट टाइम्स, बिकॉज मुझे न्यू बैलेंस शीट में बैंक भी दिखाना होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर journal entries, also reval and capital. तो through this question I'll revise the entire concept कि अगर वो मान लो journal entries मांग ले तब हम क्या करें, और अब वो हमसे और क्या मांग रहा है, reval account। reval account का दूसरा नाम बोलो यार, reval account का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल। Deepak retired and they were sharing profits in the ratio of 4:3:2. 4:3:2. मनोज, नवीन, दीपक। तो दीपक का शेयर 2/9। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21, और यहाँ भी गुडविल दे रखी है, मिक्स मत करो, इसीलिए अभी एक छोटा क्वेश्चन कराया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कौन सी गुडविल चाहिए होती है, वैल्यूड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कौन सी गुडविल चाहिए होती है, वैल्यूड गुडविल। तो ठीक है, वैल्यूड गुडविल में अब किसका शेयर निकाल लूं, डी का शेयर, विच इज 2/9 इंटू विच इज 4667, मैंने रटा हुआ। अब क्वेश्चन है यहाँ पर साइलेंट, न्यू रेशियो दे नहीं रखी और कुछ बकबक चिक चिक की नहीं, तो कौन सा मेथड लग गया, हाइड एंड सी। सो 4:3 becomes my new ratio as well as, so my entry will become Manoj, Naveen to Deepak। दीपक का शेयर किस रेशियो में डिवाइड कर दो, 4:3, 2667, 2000। मनोज अकाउंट डेबिट, नवीन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पर लिखूंगा, किसकी वजह से, दीपक, क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। मनोज और नवीन डेबिट, तो दीपक अकाउंट क्रेडिट। आप चाहो तो ये सब बाद में यहाँ बोर्ड से भी फोटो ले सकती हो, सुनने में फोकस कर सकती है, सेव रहता है मेरे पास। हाँ, मैं भेज नहीं पाता हूँ इसको, पता नहीं क्या ये सॉफ्टवेयर कैसा है, अदरवाइज मेरा मन करता था कि मैं इसको भी भेज दूं एग्जाम टाइम पे, बट वो भेज नहीं पाता। तो अगर आपको सुनने, कई बार सुनने में आपको लगता है मिस हो जाए, ये आपको मिल जाएगा, चॉइस आपकी है। एवरीबडी इज डिफरेंट, समबडी सेज कि आई वांट टू राइट साइमल्टेनियसली, तो आई कैन नॉट स्टॉप। सो मैंने अपनी एंट्री पोस्ट की, मनोज नवीन डेबिट, तो दीपक अकाउंट क्रेडिट। दीपक क्रेडिट किसकी वजह से, मनोज और नवीन की वजह से, तो बाय मनोज बाय नवीन। जो लेजर पोस्टिंग में भी आप लोग गड़बड़ करते हो, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट में लिख देते हो, इसीलिए वापस थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की। जो डेबिट हो रहा था उन्हें डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट हो रहा था उन्हें, और अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। Now, stock is to be appreciated by 10%. Appreciation means profit हो रहा है, प्रॉफिट रिवेल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट रूल लगता है। यहाँ पे रिया कहती है सर क्यों इतना कंफ्यूज करते हैं, मॉडर्न, वी आर मॉडर्न, स्टॉक इज एप्रिशिएटेड, तो इंक्रीज इन एसेट्स आर, तो स्टॉक अकाउंट टू रिवेल मत लिखो अभी, ताकि हंसना रोना और उनका नेट से आपा बोले तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल, ये तीनों एंट्रीज पेपर में अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी जा रही हैं, इट हैज टू बी टुगेदर, टू बी ऑन 40/40। These are one of the reason you don't get 40 at times, I mean 100 or 100। तो मैंने वो स्पेस मैनेजमेंट करके लिख दिया, यहाँ टू रिवेल नहीं लिखा। अगर मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहा होता,
बैलेंस शीट में से ऐड करके दिखा देता, बैलेंस शीट में इसे ऐड करके दिखा देता। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है? 19,000। 19,000 का 5%, 5% नहीं 950, 19,595 मैथ्स ठीक है मेरा। 950 मेरा ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, और वो कहता है कितना मेंटेन करो। तो बताओ मेरा प्रोविजन बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। डेटर में से प्रोविजन माइनस करो या लायबिलिटी साइड पे लिखो बात। आई रिपीट, डेटर में से प्रोविजन माइनस करो या लायबिलिटी साइड पे लिखो बात। तो बताओ मैं हंसू या रोऊं? क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो गई, और वैसे भी वी आर मॉडर्न, राइट? सो डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड। सो आप यहाँ पे लिख दोगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 450, और न्यू बैलेंस शीट में अब सिर्फ कितना माइनस करोगे? 950, क्योंकि नाउ यू हैव टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 950। तभी तो आप कह रहे हो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो कम करके ही तो दिखाओगे। यहाँ पे क्या होता है नव्या एट टाइम्स, वो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड भी की जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 5%। 5% अभी भी 19,000 का ही निकालूंगा, बट अब वो उसको इंक्रीज करने को कह रहा है, तो हंसने की जगह और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा और रिवेल। और न्यू बैलेंस शीट में अब 1400 तो था ही था, उसमें 950 और ऐड करके दिखाओगे। तो रीड द सेंटेंस केयरफुली, बिकॉज सिक्योरिटी सब्जेक्ट तुम रिस्क ऐसे बोलते हैं ना, ऐड आती है। तो वैसे ही तो इंग्लिश बड़ा ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज इंग्लिश कैन वो बादशाह का कौन सा गाना है, कोई लड़की है उसकी इंग्लिश शुरू होती है एफ से खत्म होती है यू पे, तो दिस इंग्लिश कैन आल्सो डू दैट विद अस। समझ गए ना? ओके, चलते हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी इंक्रीज बाय 5% या शुड बी 5%। इट्स वन इज डिक्रीज एंड वन इज क्लियरली इंक्रीज। चलते हैं ना, मेरा ये पॉइंट चला गया, शुड बी इंक्रीज बाय 5%। देन इट सेज machinery is to be valued at 5% more than the book value. Increase in assets are debited, so plant and machinery debited. कितना? 5%। किसका? 18,000 का, which is 900। और न्यू बैलेंस शीट में एसेट में ऐड करके दिखा दो, कि मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं, so that when you revise at home. Then motor car is revalued at 15,500, यानी मोटर कार की वैल्यू कम हो गई। डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। सो टू मोटर कार 15,500 नहीं, क्यों? क्योंकि 20,000 की वैल्यू थी, अब आप उसे वैल्यू 15,500 पे कर रहे हो, यानी आपको लॉस हुआ 4,500 का। अगर ये पॉइंट मैं यहीं पे फिनिश कर दूं और ये लाइन काट दूं, तो आप न्यू बैलेंस शीट में मोटर कार दिखा देना। कितना? 15,500, तभी तो 4,500 का लॉस बुक किया। बट ये क्वेश्चन क्या कहता है? रिमेनिंग पार्टनर्स टुक ओवर द मोटर कार एट दिस वैल्यू। सॉरी, मैं जान के चेंज कर रहा हूँ, उठो, क्योंकि हमें आदत रिटायरिंग पढ़ने की होती है ना, ये मैं पेपर के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर पेपर। रिमेनिंग पार्टनर टुक ओवर दिस मोटर कार एट with this value. एंट्री अंशिता बताएगी। सॉरी, एब्सोल्युटली राइट। मोटर कार डेबिट होता है, तो जब वो जा रहा है तो क्रेडिट, एंड हु आर द रिसीवर? बंदा या बंदी आते ही पर्सनल रूल इजी है ना सोचना, which says debit the receiver and credit the, तो मनोज नवीन, क्योंकि दीपक तो रिटायर हो गया था, टू मोटर कार। आई रिपीट, अगर यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड लिखा होता तो मनोज नवीन टू मोटर कार 15,500। मन्नत जौहर, गुड मॉर्निंग। सो गई, स्नोरिंग की आवाज आ रही है? मन्नत, मन्नत आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ ये किस रेशियो में करूं? 4:3। यानी आप कहना चाह रही हैं न्यू रेशियो में?
Yes. दैट इज व्हाट आई वांटेड. इसको ओल्ड रेशियो में कैसे करूं? इसको गेनिंग रेशियो में कर नहीं सकता. देखो रिमेनिंग पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, है भी ये रिमेनिंग पार्टनर का, और उनकी आपस में तो सिर्फ दो ही रेशियो होती हैं, एक गेनिंग रेशियो और एक न्यू रेशियो. एक गेनिंग रेशियो और एक न्यू रेशियो. तो ठीक है, किस रेशियो में करूं? क्योंकि न्यू बैलेंस शीट पे हक भी किस रेशियो में होता है? गेनिंग इस एसेट पे हक भी किस रेशियो में? न्यू रेशियो. डन. चलते हैं आगे. बट अभी तो उन्होंने क्या बोला? हु टुक इट ओवर? दीपक. तो वही रिटायरिंग पार्टनर इज दीपक, तो हु इज द रिसीवर? टू मोटर कार. दीपक अकाउंट डेबिट. तो जैसे ही पार्टनर की कैपिटल का नाम आया मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया टू मोटर कार. सो फार सो गुड. लॉक कर दो. अरे सॉफ्टवेयर को पता नहीं क्या हो गया, पहले आता था इसमें करेगा बच्चे. ओके देन दीपक भी पेड. मान लो ये पॉइंट पेपर में नहीं दिया, मैं वेरियस कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लूंगा थ्रू दिस क्वेश्चन. वेरियस कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लूंगा थ्रू दिस क्वेश्चन. ये पॉइंट पेपर में नहीं दिया, कोई बात नहीं. अब हमारा सबसे पहला टारगेट, अपनी एंट्री नंबर 2 को कंप्लीट करो. 13, 4, 17, 18, 9, 27. एंट्री नंबर 3 को कंप्लीट करो. रीवेल अकाउंट डेबिट, और इनका डिफरेंस निकाल दो, विच इज, अब ये जो डिफरेंस आया 1800, वो डेबिट में बढ़ा है या क्रेडिट में बढ़ा है? डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ा है. तो मेरे को लेजर्स तो इक्वल करने होते हैं ना. तो अगर नहीं भी समझ आता साला ये प्रॉफिट है या लॉस है, मुझे लेजर्स इक्वल करने हैं. तो रीवेल अकाउंट को क्या कर दो? सिंपल. और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दो? किस रेशियो में? और जो समझदार बच्चे हैं उन्हें पता है डेबिट बढ़ा था यानी लॉस था. सो नरेशन के लिए बीइंग लॉस ऑन रीवेल ट्रांसफर. नाउ टू रीवेल 8, 6, 4 ही आ गया ना. ओके. अब इन एंट्रीज की अगर पोस्टिंग करनी होती तो सबको पता है, स्टॉक, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर कार, और यहाँ पे आ जाता बाय लॉस ऑन रीवेल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. एंट्रीज लिख ली, वहां तो पोस्टिंग है. और अगर डायरेक्ट करना होता, लॉस के लिए रीवेल अकाउंट डेबिट होता जाता और प्रॉफिट के लिए रीवेल अकाउंट क्रेडिट होता जाता. ओके, मेरे ये पॉइंट फिनिश. अब सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट पे चलते हैं. क्रेडिटर्स कट कॉपी पेस्ट इन द न्यू बैलेंस शीट, नहीं मतलब. कैपिटल 50, 39, 30. एसेट साइड पे कैश मतलब नहीं, बाकी सब बैलेंस शीट में जाएगा. गुडविल, टाटा बाय बाय अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. तो एंट्री विल बी मनोज, नवीन, दीपक टू गुडविल, विच इज, समझ गया ना मैंने शॉर्टकट क्या मारा है? मैंने सबसे पहले 1/3 लिख दिया, विच इज 1000. बैलेंस बचा 2000, वो बाकी पार्टनर्स को 2:1 में दे दिया. सो यहाँ पे अब हमने लिख दिया 2 गुडविल, 667, 1330. क्वेश्चन फिनिश. लेट अस अज्यूम ये लास्ट वाली लाइन नहीं. हाँ जी, हाँ जी. टोटल बच्चों हमारा 3000 4:3:2 में डिवाइड करना है. मेरे को वो करना नहीं आता, डर लगता है. तो मैंने कहा मेरा टोटल 3000 है ना. कैलकुलेशन करेक्ट, ही इज राइट. द रिमेनिंग 2000, मैंने 1000 ले लिया था. रिमेनिंग 2000 इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1. अभी ठीक है राहुल, थैंक यू. नाउ लास्ट पॉइंट अगर नहीं है तो पूरी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगी? लोन अकाउंट. और हमने अभी एंट्री लिखी थी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर. बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? पे 2000. सो एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 2000. और टू लोन विल कम एज, बैलेंसिंग फिगर.
और हमारा लोन का अमाउंट आ जाएगा चीटिंग मार के 16,100। और कई बार वो आपको कंफ्यूज करेंगे, कैसे? यहाँ पे लिखेंगे हिमाक्षी द बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऐसे लिखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स कैरिंग इंटरेस्ट 6%। वो फ्यूचर की बातें, मुझे उससे क्या लेना देना। आज पे किया नहीं किया, डाल दो लोन में, जितना पे किया पे कर दो, बाकी कहाँ ट्रांसफर कर दो, लोन अकाउंट। हमें वो फ्यूचर में कैसे सेटल होगा, हमें रिटायरिंग पार्टनर लोन सिलेबस में ही नहीं है, कटा हुआ है हमारे सिलेबस से, वी डोंट नीड इट, एंड दिस लोन डिविज विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, दैट्स इट, फिनिश। बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करोगे, खेल खत्म, पैसा आ जाए। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, पॉइंट्स डिफरेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि कौन कौन से पॉइंट हमें कैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। राउत, नाउ फटाफट से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। बैलेंस शीट में यहाँ लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, फर्नीचर 33,000, और नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रिया? प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय, एक पॉइंट और लिख देता हूँ जो मेरे को पता है कुछ लोग गलती करते हैं, आप लोगों से पूछूंगा। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो बताओ रिया, हंसो या रो? हंसो, क्योंकि आपने कम दिखा रखा है, अब आपको उसको बढ़ाना है। यानी एंट्री वाइज अगर मेरा दोस्त बोले तो इट विल बी प्लांट एंड मशीनरी टू अमाउंट बताओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2-3 पॉइंट्स हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल। हरी अप क्योंकि मुझे 10:30 तक अपना काम खत्म करना है, फिर आप हाफ एन आवर में अपने डाउट्स पूछ लेना बच्चों, एंड देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द अदर क्लास। बट यस, बीच बीच में मैं उस समय भी डाउट्स लेता रहता हूँ, तो सिट कामली एंड प्रैक्टिस, आपस में बात। यस क्रिश, क्योंकि देखो वो कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय, इसका मतलब दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स ऑफ ओरिजिनल, और ओरिजिनल अगर नहीं पता तो लाइफ में कौन तंग करते हैं? x। तो लेट द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज x। x का 90% इज गिवन टू मी एज, तो x कितना आ गया? इसका मतलब स्माइली फेस कितने से, जो आप जल्दी जल्दी में 27,000 कर जाते हो, आप डायरेक्टली 270 पे निकाल देते हो। 270 तो ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं है, ये तो रिड्यूस्ड वैल्यू है, अंडर वैल्यूड बाय। और यहीं पे अगर मैं लैंग्वेज लिख दूं, सुनना बेटा, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी अंडर वैल्यू, तब आपको 10% 270 का ही निकालना है और रोना है, तब हंसने वाली बात नहीं। बेटा बोला तो था 2-3 दिन के लिए 12 बजे का बोल रहे, संडे तक 12 बजे। इज टू बी मतलब करो, इज अंडर वैल्यूड बाय कर रखी है, वर अंडर वैल्यूड बाय इज सेम, हंसना, बट इज टू बी मतलब करो, इंग्लिश। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 20%, ताकि मैं दोनों तरह से पॉइंट कवर करूं। फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 20%। फटाफट बच्चों, यही पॉइंट है जो रीवैल में कम करेंगे, जो मुझे लग रहा है बेसिक, इससे ज्यादा मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं इस बार पेपर के टफनेस से। फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 20%। नहीं, पहले तो बताओ हंसू या रोना हो, क्योंकि ओवर वैल्यू कर रखा है, तो वैल्यू, तो एसेट की वैल्यू कम करूंगा तो रोऊंगा। एंट्री बन जाएगी दोस्त, रीवेल अकाउंट डेबिट टू
रीवेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बट 20% किसका? ओरिजिनल वैल्यू का कम हो रखा है, यानी दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. So let the original value is y. अच्छा, ओवर वैल्यू. ठीक है, तो 120% ऑफ y is 36,000. तो y कितना आ गया? तो आपको कितने से रोना है? थर्ड, stock is valued at 130%. Stock is to be valued at, or stock to be valued at 130%. Stock to be valued at 130%. या stock is valued at करना है. Stock is to be valued at 130%. तो बताओ आर्यन मलिक, हंसो या रो? हंसो, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं. ये बात 90% बच्चे जज कर लेते हैं. बस लगती कहां पे है? थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज. लगती कहां पे? वैल्यू. 30% ऑफ दैट. हाँ, 30% ऑफ स्टॉक की वैल्यू. अबे तेरी एक्स बड़ी गंदी थी. यस शौर्य, यस शौर्य बता, फटाफट बोल यार. कितने? 30,000. वेरी सिंपल. 100 रुपए वाली चीज 130 की होगी तो फायदा कितने का होगा? 30%. किसका? 1 लाख का. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये बस कैच. उसके बाद डिविज की गलती, डिविज के साथ बात करना चाहूंगा. यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग एंड टाइपराइटर, जस्ट टू कवर अप. देखो सारे क्वेश्चन बड़े बड़े में क्या होगा, यही एक दो पॉइंट तो डिफरेंट होंगे, बाकी तो कॉमन ही है. लैंड एंड बिल्डिंग, टाइपराइटर, 40 पॉइंट आ जाएगा बच्चों. पॉइंट नंबर 4 लेट से. ये अब मेरी बैलेंस शीट इतनी है बच्चों, ठीक है? ये मैं इधर ही कर देता हूँ. लैंड एंड बिल्डिंग be appreciated by 10%, by 20%. तो आज में रहा हूं. So land and building to river. तो 20% किसका? 4 लाख. सीधा सीधा ये पॉइंट नहीं है वो वाले. 4 लाख का 20% which is yes ये शा सकता. Typewriter be depreciated to 80%. Typewriter be depreciated to 80%. रोना है, सबको पता है. जिंदगी रोने का नाम है. अरे नहीं, हंसने का नाम है नालायक. Revaluation to typewriter. Absolutely right. Depreciated by 80% नहीं है, depreciated to 80% है. तो depreciated to 80% का मतलब उसकी वैल्यू 80% बची, लॉस 20% का हुआ है, तो मुझे 20% बुक करना है. यहीं पे अगर मैं लिख देता depreciated to की जगह by, तब 80% से रोना होता. तो आज कितने से रोना है इस एंट्री में दोस्त? सिर्फ 20% of 40,000 which is 8,000. The difference between by and to, जो आप गलती करते हो. मेरा ये पॉइंट भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या. एक पॉइंट और बचा. अंशिता, ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है मुझे ABC की 532 बिल रिसीव, और नीचे पॉइंट लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज. जान के बिल रिसीव नहीं लिखा, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट में एक ही बिल है. कंफ्यूजन तो तब हो जब वो BRB दे और BP भी दे, और उसके लिए मैंने सिखा रखा है. इफ द बिल इज ड्रॉन
then the bill of exchange means bill receivable. If the bill of exchange is drawn, then bill of exchange means bill receivable. And if the bill of exchange is accepted, then bill of exchange means bill payable. And bill receivable is an asset and bill payable is a liability. Now, bill of exchange not to be taken over by new firm. खत्म, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट पे हक ही तीनों का होता है और में अगर बिल्स पेबल होता तो सो अगर ओल्ड बैलेंस शीट का कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया जा रहा, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो उस पे किसका हक? ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उड़ा दो। सो फॉर सो गुड। So when any asset or liability of the old balance sheet is not taken over by the partners, then it belongs to all the partners including the retiring, because old balance sheet से उठाया तो ट्रांसफर भी किस रेशियो में करोगे? ओल्ड रेशियो। ये वाला कॉन्सेप्ट आज के लिए रहने दो, उठा दूंगा। पहले डेथ का कर दूं ताकि हमारा डेथ रिवाइज हो। चलो इसको पहले कर देते हैं, डेथ नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। जर्नल एंट्री, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द बैड डेट? मैं तो कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं कर रहा विद इमेजिनरी फिगर। देन इस बैड डेट को आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? और इस एंट्री में सेकंड एंट्री का डिफरेंस एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स इज कंप्लीटेड विद रीवेल अकाउंट। सेकंड एंट्री का डिफरेंस एट टाइम्स मुझे कंप्लीट करना होगा उस एंट्री को विद द हेल्प ऑफ रीवेल अकाउंट, जो मैं अभी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। आई रिपीट, फर्स्ट एंट्री बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट टू डेटर, एंड देन these assets need to be transferred to existing provision if any. This is which provision? Old वाला provision, old balance sheet. उसके बाद third entry, if the need arises for creating provision for doubtful debt, will be statement of P&L की जगह reval account debit to provision for doubtful debt. इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है बताने को, आज बुक नहीं उठाऊंगा, वेरियस 3-4 केसेस लेके एक आपको आइडिया दे दूंगा, सो दैट यू आर गुड टू गो फ्रॉम माय साइड। एंड आज का ये वीडियो, क्योंकि रिटायरमेंट के चैप्टर में मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब आल्सो। आप अपने फ्रेंड्स जो आज एब्सेंट है उनको भी बता सकते हो, या आपके अच्छे अच्छे दोस्त जो हमारे पास नहीं भी पढ़ते थे, इफ दे वांट टू गो थ्रू इट यू कैन शेयर दैट, बिकॉज आई विल बी मेकिंग इट पब्लिक, ये वाला भी और कल वाला भी, if somebody wants to revise in a quick revision. Okay, so reval account debit to provision for doubtful debt, ये मेरी एंट्री। अब मैं आ गया बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स, वेरियस केसेस करूंगा, चाहे बेशक मत लिखो सुकृति, बस फोटो खींचते रहे। सन्ड्री डेटर, ये एग्जांपल 1 कर रहा हूं मैं, कहता है सन्ड्री डेटर्स दिए बैलेंस शीट में, ना बैड डेट तो भी होते ही नहीं आज तक, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं। नीचे आया पॉइंट बैड डेट रिटर्न, और आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। सिंपल केसेस ले रहा हूं, ठीक है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। मेरा बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है? 10,000। बट मेरा ओल्ड प्रोविजन तो मुझे इस नाम की जगह क्या लिखना पड़ेगा? रीवेल अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला था दिस एंट्री नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ इफ रिक्वायर्ड, द सेकंड एंट्री नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ रीवेल अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। इसीलिए मेरा इस एंट्री में क्या आ गया? रीवेल डेबिट 10,000। तो जब आप
अकाउंट बना के कर रहे हो तो आपको पता है रिवेल की डेबिट साइड पे आपने लिखना है 2 बैड डेट्स और मे बी 2 डेटर्स, जो मन करे। 2 बैड डेट्स लिख के ब्रैकेट में डेटर या 2 डेटर लिख के ब्रैकेट में बैड डेट्स, जो मर्जी करो, इस चीज के नंबर नहीं कटने। आप जब आप न्यू बैलेंस शीट बना रहे हो, ये मैंने यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट भी बना दी, छोटी सी गंदी गंदी। सन्ड्री डेटर्स कितने थे? 1। बैड डेट्स कितने आए? अब प्रोविजन कैलकुलेट करो, कितना परसेंट, किस पे? दिस इज द ऑर्डर। पहले बैड डेट्स, नहीं उसके भी पापा होते हैं, करूंगा एक वो भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है वो पॉइंट पहले कि डेटर्स के अगेंस्ट मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियां सुधारनी है, कि अगर कुछ रेक्टिफिकेशन है, देखेंगे क्या मतलब उसका। ये तो न्यू बैलेंस शीट की फिगर, और इस एंट्री में आपने कितना लिख दिया? दिस इज द प्रोविजन यू आर क्रिएटिंग। तो न्यू बैलेंस शीट में आपने देखा क्या दिखाया, क्योंकि ये भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट फिगर ऑफ डेटर विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, एट देन रिवेल में आप 2 डेटर्स भी लिखोगे कॉल्ड बैड डेट से डेटर, और 2 प्रोविजन भी लिखोगे विद 10,000 एंड 9,000। एक सेकंड दे दो मुझे। बात रबड़ रुबड़ कहाँ चला गया? एग्जाम्पल नंबर 2 का नीचे के पॉइंट सेम है, बट ऊपर इस पर ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन दिया हुआ है। अब कहता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 15,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 15,000। तो मेरी फर्स्ट एंट्री में कितना आएगा? सॉरी 10,000। मेरा फर्स्ट एंट्री में कितना आएगा? 10,000। नाउ सेकेंड एंट्री की जब मैं बात करूंगा, दोबारा सेकेंड एंट्री में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कितने से डेबिट करूं? बोलो बोलो। 2 बैड डेट्स 10,000, बट मेरा प्रोविजन था कितना? नहीं ना, वही तो बता, आराम आराम से मैं हर दे दो मेरे को, मैं वेरियस कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो पेपर में गलत नहीं करना, वेदर इट इज सीयूईटी एग्जाम, हर जगह ये काम आएगा। मेरा प्रोविजन 15 था, बट मेरे अभी तक बैड डेट्स कितने हो, तो बाकी का प्रोविजन पड़ा रहने देना, वो देखेंगे तब की तब। अभी रुक जाओ, अभी मेरे को इस प्रोविजन के अगेंस्ट कितने बैड डेट राइट ऑफ कर? 10। मेरे पास 15 है, कम तो नहीं पड़ रहे ना, कर दो। अभी भी मेरे पास प्रोविजन एस्टिमेटेड लॉस कितना बचा हुआ है, पड़ा रहे। अब मुझे नेक्स्ट एंट्री लिखनी है प्रोविजन बनाने की। नाउ जब मैं न्यू बैलेंस शीट बना रहा हूं, मुझे पता है मेरे डेटर्स कितने थे, 1 लाख। ये न्यू बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उसमें से बैड डेट्स कितने चले गए? सर प्रोविजन तो 15 था, मैं कहा हटा देना उसको। अब मुझे न्यू प्रोविजन जो बनाना है वो कितना बनाना है? तो न्यू बैलेंस शीट में तो सेम ही रहा, बट मुझे अब न्यू प्रोविजन कितना बनाना है? 9, बट मेरे पास ऑलरेडी 5,000 का प्रोविजन
बचा हुआ है, तो जब मैं थर्ड एंट्री पास करूंगा, रिवेल अकाउंट डेबिट टू, तो वो मैं 9,000 से नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ओल्ड वाला 5,000 प्रोविजन बचा हुआ है, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोविजन और कितना बनाना, बट न्यू बैलेंस शीट में से कितना माइनस करना, 9,000. ऑल अबाउट दिस केस. ये बहुत रेयर आता है पेपर में एंड वी एंड अप मेसिंग अप दिस वन. मेरा ओल्ड प्रोविजन कितना है, 15,000, और मुझे बैड डेट कितने राइट ऑफ करने, दैट्स इट. अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट एंट्री अगर बात करूं तो क्या आएगी, बैड डेट टू, सेकेंड एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू कितना, बट इस बार मैंने सुकृति कितना प्रोविजन लिखा, इस बार मैंने नहीं कहा 10 लिखो, वो जो 5 एक्स्ट्रा है अब तो उसको और कहीं यूटिलाइज, क्योंकि मुझे और कोई नया प्रोविजन तो मेरा तो वो प्रोविजन के पैसे बच गए, मेरी तो लायबिलिटी, इसीलिए अब वो 5,000 कहाँ डाल. ऐसी सिचुएशन में आप रिवेल को क्रेडिट करोगे बाय प्रोविजन 5,000, और न्यू बैलेंस शीट बनाते वक्त सन्ड्री डेटर्स 1 lakh minus bad debts, this is what you will do, this is what you will do. इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये केस नहीं है पूरी वो, शायद एक आधा क्वेश्चन को ढूंढने बैठोगे तो मिलेगा, अदरवाइज इट्स नॉट देयर. हाँ जी, 5,000 बच्चों, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूँ कोई न्यू प्रोविजन बनाना नहीं. डू आई हैव टू मेंटेन द प्रोविजन, नो, provision is not required to be maintained, so we are assuming it was an excess provision which is transferred to reval account, क्योंकि मुझे अब उसको मेंटेन करने की जरूरत. और यहाँ पे पता है टीचर और क्या लिख देगा, टू बी प्रिसाइज, आप लोगों को इतना गंदा नहीं देगा क्योंकि वो assumption बेस हो जाता है. अदर डेटर्स, वो फोटो छोड़ दियो, उसको डिलीट कर दियो, ये वाली डाल आर का, क्योंकि उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर. अदर डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है आप लोगों के लिए कि भाई 15,000 का प्रोविजन था, 10,000 राइट ऑफ हो गया, बाकी 5,000 जो मुझे शक था वो गंदे नहीं है, वो भी अच्छे हैं. इट मींस उस प्रोविजन को मेंटेन करने की जरूरत, इसीलिए आपने उसको किस में ट्रांसफर किया, रिवेल में. अदरवाइज अगर मैं ये लाइन ना लिखूं, देयर आर टू assumption, Krish and Himakshi, they can say we want to take an assumption that we still want to maintain the same provision. तो आप बैलेंस शीट में 90 में से लेस प्रोविजन 585 दिखाओगे, और उस 5 का दूसरा ट्रीटमेंट रिवेल में नहीं डालोगे. और मैं कहता नहीं, आई एम अज्यूमिंग दैट प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, दिस दैट कैन बी हैविंग अ टू आंसर इन द बोर्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी है वो. सो दैट्स व्हाई टू अवॉइड दैट कॉन्ट्राडिक्शन मैंने क्लियरली लिख दिया. तो अगर पेपर में सेंटेंस के बगैर आ जाए, आप जो भी ट्रीटमेंट करना चाहते हो पेपर में assumption जरूर लिख के. नो, assumption स्टार्ट करने से पहले assuming that other debtors are considered good or the firm still wants to maintain the remaining provision. हाँ जी, क्योंकि बच्चों मैंने बैड डेट राइट ऑफ तो 10 ही किया ना बच्चा. नहीं बच्चों, ये ओल्ड बैलेंस शीट है बच्चों. अब न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख में से मैं कितने बैड डेट्स राइट ऑफ करूं, 10, और वो 10 प्रोविजन से 10 एडजस्ट हो गया और बाकी का प्रोविजन रिवेल में चला गया, तो प्रोविजन तो बचा ही नहीं अब जो बैलेंस शीट में दिखाऊं. और इसीलिए मैंने 90 से 85 से थोड़ी शुरू किया, मैंने तो ग्रॉस डेटर से ही शुरू किया, व्हिच इज 1 लाख. और लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, उसके बाद कॉम्बिनेशन तो बेटा जितने मर्जी करते रहो, देयर इज नो लिमिट और डर टू इट. यहां तक लिखा, और आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹20,000 firm want to maintain the same proportion
of provision for doubtful debt. Same proportion for provision for doubtful debt. So bad debt written of 20 and firm wants to maintain the same proportion for provision for debt. Bad debts written off. तो मेरी फर्स्ट एंट्री कितने से? हाँ, इसका एक केस और करूंगा बच्चों, तो मैं भूल गया जो मैंने बोला था रेक्टिफिकेशन। अब मेरे पास प्रोविजन कितना है सुकृति इस बार, जबकि मुझे बैड डेट्स कितने राइट ऑफ करने हैं, यानी मेरा तो प्रोविजन कम पड़ गया, यानी मुझे अब 5000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। मुझे लग रहा था प्रोविजन मींस लग रहा था 15 का लॉस होगा, बट एक्चुअल में लॉस तो ये केस अभी तक कवर नहीं कर पाया था मैंने जो एग्जांपल लिए थे। अब जब ऐसा केस आ जाता है उसके बाद तो टेंशन ही। थर्ड एंट्री फॉर क्रिएटिंग द प्रोविजन इज रिवेल टू। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है अंग्रेजी सेम प्रोपोर्शन, पता नहीं प्रोपोर्शन वर्ड को क्यों नहीं समझते। प्रोपोर्शन मींस परसेंटेज, प्रोपोर्शन मींस परसेंटेज, यानी 15,000 अपॉन 1 लाख हम पहले कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन कर रहे थे, परसेंट वाइज। तो अब भी मुझे कितना परसेंट मेंटेन करना है, 50%। तो जब मैं न्यू बैलेंस शीट बना रहा हूं मुझे पता है मेरे सन्ड्री डेटर्स कितने, 1 लाख, माइनस उसमें से बैड डेट्स कितने हो चुके हैं, तो बचा कितना। तो अब जो मुझे प्रोविजन पीएफडीडी मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 15%, वो किस पे बनाना है, दैट इज इट। और अब आप इसकी वजह से रिवेल डेबिट 5 और इसकी वजह से रिवेल डेबिट 12 कर दो। और लास्ट केस सन्ड्री डेटर्स। केसेस और भी मैंने कराए होंगे बच्चों, देयर इज नो लिमिट, वो आप घर पे रिवाइज कर सकते हो, बट मैंने मेजर केसेस कवर अप किए। सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू Raju. Goods sold to Raju rupees 10,000 has been omitted to be recorded. Goods sold to Raju rupees 10,000 has omitted to be recorded. Point number 2. Write off bad debts rupees 11,000. And point number 3, create provision for doubtful debt at the rate 10%. मेरी बारी, एंट्री वाइज भी बता दूंगा, अकाउंट के साथ भी बता दूंगा। पॉइंट नंबर 1, सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो मैंने इस चैप्टर में क्या हर चैप्टर के लिए बोला है, विच सेल्स आर ओमिटेड, क्रेडिट सेल्स, एंड विच परचेजेस आर ओमिटेड, क्रेडिट परचेज। ये बाय डिफॉल्ट कैश सेल्स भी तो हो सकती है। तो वी आर फोर्स टू एज्यूम, क्योंकि मैंने जिस भी लेवल पे पढ़ा है 11th 12th कॉलेज बीकॉम बीबीए एनीवेयर इन एनी यूनिवर्सिटी, we end up assuming that sales means credit sales and purchase means credit purchase are omitted to be recorded if question is silent. So goods sold to Raju, Raju to sales, but Raju to sales की जगह मैं क्या लिखूंगा, but sales की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि अब any increase in asset and liability in this chapter has to be recorded through reval account. तो आपकी एंट्री बन जाएगी डेटर टू कितना, 10,000। साथ साथ हम न्यू बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, एड इस पॉइंट की वजह से सेल्स ओमिटेड, $1,10,000
ना कहता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना 11,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितना 11,000. सो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री बैड डेट 2 and then provision for doubtful debt debit to bad debts कितना है 11,000. प्रोविजन कितना था, तो इस बार फिर से मेरे पास प्रोविजन कम पड़ गया, तो 1,000 किस में डेबिट कर दूं, दैट्स वाई टू सन्ड्री डेटर्स ब्रैकेट में वर्ड बैड डेट कितना, यहां तक कोई डाउट, तो नॉर्मल. न्यू बैलेंस शीट में से बैड डेट्स कितना माइनस कर दो 11,000, तो बचा कितना 99. एंट्री नंबर 3 भी सबको आती है, विच इज रीवेल अकाउंट डेबिट टू फॉर बैड डेट्स, बट अब 10% किसका, आपकी किस्मत अच्छी है, मैंने सारे पॉइंट ऑर्डर वाइज दिए. टीचर बदतमीज होता है, ये पॉइंट नंबर 1 5th नंबर पे डाल देगा या 4th नंबर पे डाल देगा, बट मुझे इस पॉइंट को पहले सॉल्व करना है, बिकॉज बाय राइटिंग दिस बैलेंस शीट आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ डेटर्स में से सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करना है, चाहे वो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे दियो चाहे बाद में दियो, बट मुझे डेटर में से बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड फॉर दैट मैटर अभी बताऊंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करने से पहले रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, जो मैंने सबसे पहले किया. अब मेरा प्रोविजन आ जाएगा इसका कितना, so less provision 9,900, 9,000 या 90, 89, 100, और यहाँ पे आ गया 2 provision for doubtful debt 99. अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो कह रहे थे क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डिस्काउंट किस पे आता 89, 100, वो डिस्काउंट करना वो भी माइनस है. जैसे ये एंट्री आपने लिखी रीवेल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो एंट्री भी आप लिखेंगे रीवेल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बट वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, जो अब बैलेंस बचा, एंड हेंस द कंक्लूजन डेटर के अगेंस्ट पहले रेक्टिफिकेशन, उसकी वजह से डेटर की वैल्यू बढ़ भी सकती है, और उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इफ. तो मेरी तरफ से मैंने रिटायरमेंट टच कर लिया, डेथ का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवाइज नहीं कर पाया, वो कल सबसे पहले डेथ का वो स्टार्ट करते हुए देन आई विल ट्राई रिवाइजिंग इन. अब आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो.